आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस के चैप्टर 1 पौधों में पोषण को डिटेल में समझेंगे। मतलब आज के इस डीप डाइव का मकसद सिर्फ कोई किताबी ज्ञान दोहराना नहीं है। कोशिश ये है कि उन पेड़ पौधों की जादुई और हैरान करने वाली दुनिया को एक्सप्लोर किया जाए जो हमारे आसपास तो मौजूद हैं, पर शायद उनकी गहराई को कभी पूरी तरह समझा नहीं जाता। हाँ बिल्कुल। और मैं ये जोड़ना चाहूंगी कि ये विषय इसलिए भी इतना महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पृथ्वी पर जीवन का जो पूरा चक्र है ना, वो इन्हीं पेड़ पौधों के पोषण पर ही टिका हुआ है। अगर पेड़ पौधे अपना पोषण नहीं पाएंगे तो धरती पर जीवन का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। सही कहा आपने। तो बिना किसी देरी के इस प्राकृतिक तंत्र को समझना शुरू करते हैं। मुझे लगता है शुरुआत पोषण के बेसिक कॉन्सेप्ट से करनी चाहिए। जैसे जब भी खाना खाया जाता है तो शरीर को कुछ जरूरी घटक मिलते हैं। इन्हें पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज भी। हाँ, खनिज, ये सब शरीर के लिए, ऊर्जा के लिए बहुत जरूरी है। और पौधों के साथ भी कुछ ऐसा ही है, बस उनका तरीका हमसे अलग होता है। तरीका बिल्कुल अलग है और इसीलिए पोषण की विधियों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। पहला है स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉफ्स। इसका मतलब शब्द में ही छिपा है। स्व मतलब खुद और पोषी मतलब पोषण। तो जो जीव अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे हरे पौधे, उन्हें स्वपोषी कहते हैं, जो किसी और पर डिपेंड नहीं करते। एकदम सही। और दूसरी तरफ आते हैं विषमपोषी या हेटेरोट्रॉफ्स। इस श्रेणी में वो सभी जीव आते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते और पूरी तरह से पौधों द्वारा बनाए गए भोजन पर निर्भर रहते हैं, जैसे जंतु और मानव। मतलब हम इंसान भी इसी विषमपोषी श्रेणी का हिस्सा हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि खाना भले ही रसोई में पकता हो, पर उसका जो मूल स्रोत है वो तो कोई ना कोई पौधा ही होता है ना। असली निर्माता तो पौधे ही हैं। पर इस पौधों की रसोई को समझने से पहले एक और बुनियादी संरचना को समझना जरूरी है, कोशिका या सेल। बहुत जरूरी है। मुझे इसका एक उदाहरण बहुत पसंद है, वो ईंट की दीवार वाला। जैसे एक बड़ी दीवार दूर से देखने पर एक ही लगती है, पर पास जाने पर पता चलता है कि वो छोटी छोटी ईंटों से बनी है। वैसे ही सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है, जिन्हें कोशिका कहते हैं। हाँ, ईंट की दीवार वाली ये एनालॉजी सच में बहुत सटीक है। अगर प्याज की झिल्ली को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाए तो उसकी संरचना बिल्कुल ईंट की दीवार जैसी ही दिखाई देती है। ये कोशिकाएं इतनी छोटी होती हैं कि इन्हें नंगी आंखों से देखना तो असंभव है। इसके 3 मुख्य भाग होते हैं जी। सबसे बाहर एक पतला आवरण होता है जिसे कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। फिर कोशिका के बिल्कुल बीच में एक गोलाकार संरचना होती है जिसे केंद्रक या न्यूक्लियस कहते हैं। और इस केंद्रक के चारों तरफ कोशिका झिल्ली के अंदर एक जली जैसा पदार्थ भरा होता है जिसे कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म कहते हैं। और मजेदार बात यह है कि कोशिका की सारी हलचल इसी कोशिका द्रव्य के अंदर होती है। अब चलिए बात करते हैं उस सबसे रोमांचक प्रक्रिया की, जिसे प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। पत्तियों को तो अक्सर पौधों की खाद्य फैक्ट्रियां कहा जाता है। बिल्कुल, फूड फैक्ट्रीज। अब क्योंकि ये फैक्ट्री है तो उत्पादन के लिए कच्चा माल तो चाहिए ही होगा। पत्तियों को खाना बनाने के लिए 4 मुख्य कच्ची सामग्रियों की जरूरत होती है। पहला है जल और खनिज। ये मिट्टी में होते हैं और जड़ें इन्हें सोखकर तने के रास्ते पत्तियों तक पहुंचाती हैं। ये तने की संरचना ना बिल्कुल किसी बिल्डिंग की प्लम्बिंग व्यवस्था जैसी लगती है, जो पानी को ऊपर तक खींच ले जाती है। जल के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण कच्ची सामग्री है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। पर यह गैस पत्ती के अंदर प्रवेश कैसे करती है? ये प्रोसेस बहुत दिलचस्प है। पत्तियों की सतह पर बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। और ये छिद्र ऐसे ही हमेशा खुले नहीं रहते। इनके चारों तरफ गार्ड सेल यानी द्वार कोशिकाएं होती हैं जो एक वॉल्व की तरह काम करती हैं। अच्छा, मतलब एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह जो तय करता है कि दरवाजा कब खुलेगा। बिल्कुल वैसे ही। यही द्वार कोशिकाएं तय करती हैं कि छिद्र कब खुलेंगे और कब बंद होंगे। इन्हीं रंध्रों से हवा और कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती के अंदर जाती है। और तीसरी सामग्री है क्लोरोफिल। ये वो हरा वर्णक है जिसकी वजह से पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। पर इसका काम सिर्फ हरा रंग देना तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मुख्य काम है सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को सोखना या ग्रहण करना। बिना क्लोरोफिल के पौधे सूरज की ऊर्जा का इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे। और चौथी कच्ची सामग्री तो खुद सूरज का प्रकाश यानी सनलाइट है,
जो इस पूरी प्रक्रिया को चलाती है। तो अगर इस पूरी प्रक्रिया को एक आसान से समीकरण में देखा जाए तो बात कुछ यूं बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलते हैं और सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की मौजूदगी में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनते हैं। एकदम सही। और ये जो ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, यही तो धरती के सभी जीवों की सांस का आधार है। और पौधे द्वारा बनाया गया ये कार्बोहाइड्रेट पत्तियों में मंड यानी स्टार्च के रूप में जमा हो जाता है। मतलब अगर किसी पत्ती में स्टार्च मौजूद है तो ये पक्का सबूत है कि वहां प्रकाश संश्लेषण हुआ है। लेकिन यहां मेरे मन में एक सवाल आ रहा था। कार्बोहाइड्रेट तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बन गया, लेकिन पौधों को अपनी ग्रोथ के लिए प्रोटीन भी तो चाहिए। और प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन जरूरी है, तो वो कहां से आती है? ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है। हवा में बहुत सारी, लगभग 78% नाइट्रोजन है, लेकिन पौधे उस गैसीय नाइट्रोजन को सीधे अपने अंदर नहीं ले सकते। ये तो वैसे ही बात हो गई कि कोई समुद्र के बीच खड़ा है पर वो पानी पी नहीं सकता। हाँ, क्योंकि पानी खारा है। बिल्कुल। तो इसके लिए मिट्टी में कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु या बैक्टीरिया होते हैं। ये जीवाणु हवा की गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में बदलकर मिट्टी में छोड़ देते हैं। फिर जड़ें इसे पानी के साथ सोख लेती हैं। इसके अलावा किसान जो खेतों में उर्वरक या फर्टिलाइजर डालते हैं, उनमें भी काफी नाइट्रोजन होती है। तो इस तरह से पौधे अपनी नाइट्रोजन की जरूरत पूरी करके प्रोटीन बना लेते हैं। ये तो बात हुई उन पौधों की जो अपना खाना खुद बनाते हैं। पर प्रकृति में कुछ ऐसे पौधे भी हैं जो अपने नियम खुद बनाते हैं। मेरा मतलब है जिनमें क्लोरोफिल होता ही नहीं है। हाँ, जब क्लोरोफिल नहीं है तो वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते। ऐसे पौधे फिर विषमपोषी प्रणाली अपनाते हैं। इसमें सबसे पहला प्रकार है परजीवी पादप या पैरासिटिक प्लांट्स, जिसमें अमरबेल यानी कस्क्यूटा का नाम सबसे पहले आता है। अक्सर बड़े पेड़ों पर वो पीले रंग के धागे जैसी जो संरचना लिपटी हुई दिखाई देती है, वो अमरबेल ही होती है। जी, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता तो ये अपना खाना उस पेड़ से चुराती है जिस पर ये लिपटी होती है। यहाँ दो जरूरी शब्द आते हैं। जिस पेड़ पर ये चढ़ती है उसे परपोषी यानी होस्ट कहते हैं, और क्योंकि अमरबेल पोषण चुराती है इसलिए उसे परजीवी या पैरासाइट कहते हैं। एक तरह से ये दूसरों की मेहनत का फल खा रही है। लेकिन परजीवी से भी ज्यादा हैरान करने वाली बात तो उन पौधों की है जो कीड़े खाते हैं, कीटभक्षी पादप या इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। बिल्कुल। घटपर्णी या पिचर प्लांट इसका एक शानदार उदाहरण है। इसका स्ट्रक्चर किसी एडवांस फंदे जैसा होता है। पौधे की पत्ती आगे चलकर एक घड़े का आकार ले लेती है और पत्ती का ऊपरी हिस्सा एक ढक्कन बन जाता है जो खुल और बंद हो सकता है। और घड़े के अंदर की तरफ छोटे छोटे बाल होते हैं। हाँ, जिनका रुख नीचे की तरफ होता है। जब कोई कीड़ा उस घड़े में बैठता है तो वो उन बालों में फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता। फिर पत्ती का ढक्कन बंद हो जाता है और अंदर से पाचक रस निकलते हैं जो उस कीड़े को पचा डालते हैं। ये सच में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। पर सोचने वाली बात यह है कि एक हरा पौधा जो प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, वो कीड़े क्यों खा रहा है? इसका कारण है नाइट्रोजन की कमी। ये पौधे दलदली मिट्टी में उगते हैं जहां नाइट्रोजन कम होती है, तो उसे पूरा करने के लिए ये कीड़ों का शिकार करते हैं। ये प्रकृति का क्या कमाल का अडेप्टेशन है। खैर, पोषण की इन विधियों में एक और तरीका है, मृतजीवी या सैप्रोट्रॉफ्स का, जैसे ब्रेड पर लगने वाली फफूंद या बारिश में सड़ी गली लकड़ियों पर उगने वाले मशरूम। ये कवक या फंगस की श्रेणी में आते हैं। इनका तरीका भी एकदम अलग होता है। ये अपना खाना किसी जिंदा चीज से नहीं बल्कि सड़ी गली या मृत चीजों से हासिल करते हैं। ये उन सड़ी गली चीजों पर पाचक रस छोड़ते हैं, उसे एक तरल या विलयन में बदलते हैं और फिर पोषक तत्वों को सोख लेते हैं। हाँ, इसीलिए इन्हें मृतजीवी कहा जाता है। ये पर्यावरण की सफाई का भी काम कर रहे हैं। जहां एक तरफ परजीवी हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं, तो दूसरी तरफ एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता भी देखने को मिलता है, सहजीवी संबंध या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जहां दो जीव एक साथ रहते हैं और अपना घर और खाना बांटते हैं। लाइकेन्स इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। इसमें दो जीव एक साथ रहते हैं, एक शैवाल यानी एल्गा और दूसरा कवक। बिल्कुल। शैवाल हरे रंग का होता है, उसमें क्लोरोफिल है तो वो खाना बना सकता है, पर कवक के पास क्लोरोफिल नहीं है, तो दोनों आपस में एक समझौता कर लेते हैं। कवक शैवाल को रहने की जगह, पानी और खनिज देता है
और बदले में शैवाल उसे अपना बनाया हुआ खाना दे देता है। क्या गजब की टीम वर्क है। पर जब बात खेती की आती है तो एक समस्या दिखाई देती है। खेतों में लगातार फसलें उगाने से मिट्टी के पोषक तत्व खत्म होने लगते हैं। तो मिट्टी में पोषकों की पुनः पूर्ति कैसे होती है? यहाँ भी एक सहजीवी संबंधी काम आता है। राइजोबियम नाम का एक जीवाणु इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। ये जीवाणु चना, मटर, मूंग जैसे फलीदार पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में रहता है। ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता, इसलिए जड़ों में आश्रय लेता है और हवा की गैसीय नाइट्रोजन को पौधों के लायक बना देता है। बदले में पौधा इसे खाना और रहने की जगह देता है। किसानों के लिए तो ये बहुत बड़ा वरदान है। बहुत बड़ा। इसीलिए दालों वाली फसल उगाने से मिट्टी में नाइट्रोजन प्राकृतिक रूप से वापस आ जाती है। ये पूरी व्यवस्था ही अपने आप में कमाल है। तो अगर इस पूरे अध्याय का एक त्वरित और ऊर्जावान सारांश देखा जाए तो सभी जीवों को भोजन चाहिए। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं, जिसके लिए उन्हें क्लोरोफिल, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश चाहिए। और कवक मृतजीवी होते हैं, अमरबेल परजीवी है, घटपर्णी कीटभक्षी है और कुछ जीव एक दूसरे की मदद करते हैं, जिसे सहजीवी संबंध कहते हैं। बिल्कुल। और इस गहन चर्चा को समाप्त करने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प विचार है जिस पर सबको ध्यान देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगी कि अगली बार जब भी आपके आसपास किसी बगीचे या जंगल में जाने का मौका मिले और वहां पेड़ों, मशरूम या किसी बेल को देखा जाए, तो जरा रुक कर ये सोचिएगा कि वे अपना पोषण कैसे प्राप्त कर रहे होंगे। क्या वे अपना खाना खुद बना रहे हैं या किसी और पर निर्भर है? और सिर्फ इतना ही नहीं, जमीन के नीचे भी कवक और पेड़ों की जड़ों का एक बहुत बड़ा भूमिगत संचार नेटवर्क होता है, जिसे वुड वाइड वेब भी कहते हैं, जहां पूरा जंगल एक दूसरे से जुड़ा है, पोषक तत्व और सिग्नल बांट रहा है। प्रकृति की यह दुनिया सच में स्थिर नहीं, बल्कि एक बेहद गतिशील और जीवंत समाज है। इसी विचार के साथ इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। आगे फिर ऐसे ही किसी दिलचस्प विषय की गहराई में उतरेंगे।